गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन डाउट डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मैटर वेव से रिलेटेड। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेज 3 के क्वेश्चन डिस्कस करना है, स्टेज 4 के मेडिकल के वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं, फिर टाइम मिलेगा तो इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन भी आज सोल्व कर लेंगे, वरना कल करेंगे इंजीनियरिंग वाले सोल्व। देखिए यहाँ पे स्टेज नंबर 3 का पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम indicates the energy levels of a certain atom when the system moves from 2e level to e, a photon of wavelength lambda is emitted। में यहाँ से 2e से बेटा e में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कूद रहा है, 2e एनर्जी से e एनर्जी में जंप कर रहा है, तो इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ आपको कितनी गिवन है? लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है। और फिर आपसे कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 4/3e से e में हो, 4e/3 से ई में हो, तो उस केस में जो इमिटेड लैम्डा होगी वो क्या होगी, ये हमें देखनी है। तो अपन जानते हैं बच्चों, फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ, वो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है डेल्टा ई, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम जानते हैं E = hc/λ होता है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 अपन सॉल्व कर रहे हैं, मिस लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों? 1/Δe। तो डेल्टा E = hc/λ, दैट इज डेल्टा E प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, या कहते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Δe है। तो यहाँ से पहले हम डेल्टा E1 देखें, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका डेल्टा E1, मतलब जंप कहाँ से हुआ है बच्चों? 2e से e में, 2e से e में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो उसका जो डिफरेंस है, कितना अंतर है? 2e = e, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 4e/3 से e में जंप कर रहा है, तो उसका डिफरेंस अपन देखें, इसका ऊर्जा अंतराल कितना है? एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E2 = ये जाएगा 4e/3 - e। तो 4e/3 - e कर लो, कितना जाएगा? ये e/3 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई e/3। ओके, अब यहां से हम देखते हैं जो ये होता है डेल्टा E, डेल्टा E = क्या बनता है बच्चों? E फोटोन, या कहते हैं hc/λ बनता है, ये hc/λ। यहां से आप देखते हो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? 1/Δe आ रहा है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/Δe। तो यहां से देखेंगे हम, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे? E इज लैम्डा निकालना है अपन को। तो यहाँ से देखिए डेल्टा E मीन्स λ2, या कहते हैं λ' कर लेंगे, तो λ' इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा E1/Δe2। तो डेल्टा E1 तो E था, डेल्टा E2 की वैल्यू e/3 है, तो कितना जाएगा? E से E कैंसिल, तो λ' बराबर 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ये आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का, ठीक है। यही दे रखा है आपको। उसका फिर आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। मींस इलेक्ट्रॉन बच्चों 5th एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी दैट एटम रिक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी, मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात कर रहा है, मींस प्रतिशत चाल। अपन जानते हैं जब भी एटम से कोई फोटोन इमिट होता है, एटम से फोटोन इमिट होता है, तो एटम अपोजिट डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से, समान संवेग से अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल्ड होता है, प्रतिक्षिप्त होता है, ठीक है। तो वही रिकॉइल्ड वेलोसिटी आपको फाइंड करनी क्या होगी। तो कैसे किया था आपको समझाया था मैंने थ्योरी के अंदर, क्या किया बच्चों? दोनों के मोमेंटम इक्वल कर दो, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एच एटम, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम देखें P = P, मोमेंटम सेम कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम सेम मतलब संवेग समान कर रहे हैं अपन, ठीक है। मोमेंटम सेम, तो मोमेंटम सेम करेंगे तो P = P कर दो, लो P = P। तो मोमेंटम बच्चों देखिए, यहाँ पे हम एटम की बात करें तो एटम का मोमेंटम तो क्या जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एंड फोटोन का जो मोमेंटम है क्या लिखते हैं? h/λ, ये लिखते हैं h/λ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इसमें mv = h। अब 1/λ की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है बच्चों, क्योंकि h एटम है यहाँ पे, h एटम, तो h एटम के लिए क्या हो जाएगा? r 1/n1² - 1/n2², तो 1/1² - 1/5², ठीक है, ये लिख दिया। r 1/n1² - 1/n2², ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो v की वैल्यू, तो v = क्या जाएगा? ये तो 1 - 1/5 मीन्स 24/5 हो गया। तो mv = hr 24/5, 24/25, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? ये निकालना है वेलोसिटी का फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी v = यहाँ से m का डिवाइड कर दो उसमें 24 hr
अपॉन m25, ठीक है, 25m ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, तो आप थोड़ा क्वेश्चन समझिए, आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखें, हीलियम एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हीलियम से जो वेवलेंथ इमिट हो रही है फोटोन की 0.1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। फिर द रिकॉइल्ड एनर्जी ऑफ एटम ड्यू टू इमिशन ऑफ फोटोन विल बी, मतलब वही रिकॉइल्ड एनर्जी पूछा है वापस, एटम की रिकॉइल्ड एनर्जी प्रतिशत चाल निकालनी, प्रतिशत ऊर्जा निकालनी है, रिकॉइल्ड एनर्जी। ठीक है, रिकॉइल्ड एनर्जी फाइंड करनी है, तो पहले अपन देखें बच्चों यहाँ पे जो रिकॉइल्ड मोमेंटम होगा, प्रतिक्षिप्त संवेग। ठीक है, रिकॉइल्ड मोमेंटम, रिकॉइल्ड मोमेंटम प्रतिक्षिप्त संवेग निकालें तो P इक्वल टू मोमेंटम, P इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन लैम्डा, दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, ये वाला P इस P के बराबर है, तो इस P की वैल्यू अपने कर दी, h अपॉन लैम्डा लिख दी। ठीक है, रिकॉइल्ड मोमेंटम P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे इसके अंदर h आपको कितना गिवन है, h तो अपन जानते हैं 6.6 कितना होता है बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, लैम्डा आपको गिवन है यहाँ पे 0.1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻11 गिवन है। मीटर में देखें तो 10⁻⁻11 मीटर, तो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये तो अपन निकाल लिया रिकॉइल्ड मोमेंटम, प्रतिक्षिप्त संवेग। अब एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है बच्चों, रिकॉइल्ड ई निकाले, रिकॉइल्ड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो, एनर्जी बोलो, रिकॉइल्ड एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m कर सकते हैं, रिकॉइल्ड एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन, मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m ये कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आपने पी तो फाइंड कर ही लिया है, कितना है पी की वैल्यू, ये पी अपने फाइंड किया था, ये पी था बच्चों 6.6 इंटू 10⁻⁻23 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एम। एम क्या बच्चों यहाँ पे, मास ऑफ हीलियम एटम। मास ऑफ हीलियम एटम आपको पता है, हीलियम एटम का मास बच्चों AMU में कितना होता है, 4 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम में मास देखें तो आप जानते हो 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। तो हीलियम का जो टोटल मास है कितना, 4 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10⁁27 kg। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो उसको सॉल्व करने पे जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है 2.04। अच्छा यहाँ पे देखो ये किसके अंदर आया मान बच्चों, ये तो आएगा जूल के अंदर। ठीक है, ये आएगा मान जूल में। अब इसको सारे ऑप्शंस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं, ये तो किसका बच्चों, जूल के अंदर आएगा मान जूल। अब इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए जो वैल्यू आ रही है पूरी, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को मल्टी, पूरी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6, सॉरी डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन, ये जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे कर देंगे डिवाइड, तो अभी चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको पूरे को सॉल्व कर लें तो वैल्यू आती है बच्चों ये 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये पूरा जूल वाला अमाउंट है ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलो आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब जहाँ पे कह रहे हैं, इमेजिन एन एटम मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड ए हाइपोथेटिकल पार्टिकल ऑफ डबल द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन। Applying Bohr atom model, the consider all possible transition of this hypothetical particle to the first excited level. The longest wavelength photon will be emitted has wavelength lambda given in terms of Rydberg constant r. तो देखो यहाँ बच्चों अपन जानते हैं जो Rydberg constant है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक एटम में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और दूसरा जो अदर एटम है उसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह एक अदर पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास इलेक्ट्रॉन से डबल है। ठीक है, एक तो एटम है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और दूसरे वाले में एक ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास इलेक्ट्रॉन से डबल है। तो जो आपने जो फॉर्मूले पढ़े थे अपने बच्चों एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर में, जो बोहर मॉडल वाले फॉर्मूले पढ़े, उन सब में जो जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी जगह अपन डबल ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो अदर पार्टिकल है, अदर एटम है, अदर एटम में जो इलेक्ट्रॉन की जगह एक ऐसा पार्टिकल चक्कर लगा रहा है जिसका मास आपको डबल दे रखा है। तो डबल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, उन सभी फॉर्मूलेस के अंदर हम मास की जगह 2m पुट कर देंगे, m की जगह 2m, तो ये सारे फॉर्मूले किसके बन जाएंगे बच्चों, इस अदर पार्टिकल के बन जाएंगे। तो Rydberg कांस्टेंट बन जाते हैं। Rydberg कांस्टेंट कब आया था बच्चों, जब अपन एनर्जी को सॉल्व कर रहे थे।
मींस रिडबर्ग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एनर्जी, एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। वो तो खैर आप वो भी समझाया था मैंने, जहां पर ने बोर मॉडल करेक्शन किया था, वो भी समझाया था बोर मॉडल संशोधन के टाइम पे कि रिडबर्ग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम। तो यहां से हम देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे जो रिडबर्ग कांस्टेंट है आर, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अपन, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल अराउंड अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड पॉजिटिव चार्ज अराउंड न्यूक्लियस, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल अराउंड प्लस। तो यहाँ से हम देखें तो इसलिए आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डैश इक्वल टू 2r, आर डैश इक्वल टू r बिकॉज आपको जो मास गिवन है m डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m गिवन है, इलेक्ट्रॉन से डबल मास है उसका, तो रिडबर्ग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी। अब यहाँ बच्चों इसमें सारे के सारे ट्रांजिशन किसमें हो रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल में, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में। तो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल किसे बोलते हैं, n इज इक्वल टू 2 को, n इज इक्वल टू को मीन्स हायर एनर्जी लेवल से जितने भी ट्रांजिशन हुए हैं वो केवल कहाँ पे हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 में हो रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 2 में हो रहे हैं मीन्स हम बात कर रहे हैं बामर सीरीज की, तो सारे ट्रांजिशन कौन से, बामर सीरीज वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे कह रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, सबसे बड़ी वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स स्मॉलेस्ट एनर्जी। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप कौन सा आएगा, जब 3 से 2 में जंपिंग हो रही होगी, तो सबसे छोटा तीर वही आएगा, सबसे छोटा वाला एरो क्या बनेगा, जब 3 से 2 में जंपिंग हो रही है, क्योंकि 4 से 2 में जंपिंग है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा एरो, 5 से 2 में जंपिंग है और बड़ा हो जाएगा एरो, 6 से 2 में जंपिंग है और बड़ा हो जाएगा एरो। तो सबसे छोटा एरो कौन सा बनेगा यहाँ पे, 3 से 2 में जंपिंग का, उसका एनर्जी सबसे कम है तो उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, longest wavelength for transition means संक्रमण, transition in n is equal to 2 will be for 3 to 2, ठीक है। 3 से 2 के लिए हम देखते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको ऑप्शन होगी। तो बस अब यहाँ पे देखो लो, हमें फाइंड करना है लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r डैश 1 अपॉन n1 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये कर लेंगे, ठीक है। अब r डैश की ऊपर निकाल ली कितनी, r डैश की 2r आई थी, r डैश को रख दिया 2r, ठीक है। अब ये 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 करेंगे तो 4 इंटू 9 तो ले लो एलसीएम, और यहाँ पे होगा 9 माइनस 4, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से इसका उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 18 अपॉन 5r, ये आ जाएगा रिजल्ट, लैम्डा इज इक्वल टू 18 अपॉन 5r, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने सॉल्व कर लिया। उसका देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू v नॉट log r अपॉन r नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है बोर ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको पोटेंशियल गिवन है, विभव गिवन है, तो अगर आप इस पोटेंशियल को अगर अपन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, U इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू Q इंटू वी के इक्वल होती है, Q इंटू वी, और Q कौन है बच्चों यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, तो Q तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए तो माइनस ई हो जाएगा, तो माइनस ई, एंड पोटेंशियल के लिए आपको गिवन है यहाँ पे V नॉट log r अपॉन r नॉट, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी, अब निकाले फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे जो अपन ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए अपन ने यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड की थी। कैसे फाइंड की थी, एक तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड किया था, उसको mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल किया था, और दूसरा जो बोर क्वांटम कंडीशन है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई का यूज किया था। तो फोर्स एंड क्वांटम कंडीशन, इससे दो इक्वेशंस आपको ऑप्टेन हुई थी, दो इक्वेशन बनी थी, उन इक्वेशन को सॉल्व करके अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल रेडियस अपन ने फाइंड की थी, याद है। तो यहाँ से देखो, यहाँ बच्चों इसमें पहले अपन निकालें फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल निकालें, कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, इसका कर डालेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस डी अपॉन डी आर करेंगे तो यहाँ पे डी यू के लिए पुट करेंगे तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो गया, फिर ई इंटू वी नॉट। अब लॉग
का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन में होता है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन r नॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है इसके डिफरेंशिएशन से, तो उसका डिफरेंशियल क्या बनेगा बच्चों 1 अपॉन r नॉट का डिफरेंशियल 1 अपॉन r नॉट, ये कर दिया अपन ने। तो यहाँ से r नॉट से फिर r नॉट कट गया, ठीक है। तो क्या है रिजल्ट ई वी नॉट अपॉन r, तो ई वी नॉट अपॉन r बनेगा, और इस फोर्स रख दें एम वी स्क्वायर अपॉन r, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन r रख दिया, एम वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r, और ये क्या बच्चों इक्वल टू ई कैपिटल वी नॉट अपॉन स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकाल लो v इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू आ गई v इक्वल टू रूट ऑफ ई वी नॉट अपॉन स्मॉल m, ये लो स्पीड फाइंड कर ली, ठीक है। अब उसका फिर अपन बोर क्वांटम कंडीशन लगाएं, क्या होती है बोर क्वांटम कंडीशन, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे स्पीड वैल्यू रख देंगे, तो एम स्पीड वैल्यू कितनी है रूट ऑफ ई वी नॉट अपॉन एम आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिपेंडेंसी ऑफ आर फाइंड करनी है, क्लियर। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आर की एन के साथ डिपेंडेंसी क्या आ रही है देखो चो, दिस इंप्लाइज आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एन, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। बात पल्ले पड़ी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10, an electron mass m with initial velocity v vector is equal to v naught I cap is in an electric field E vector is equal to minus E naught I cap, its de Broglie wavelength at time t is given by, तो उसकी de Broglie wavelength आपको फाइंड करनी क्या होगी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो वेलोसिटी किधर है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि माइनस ई नॉट आई कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी जो दे रखी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, और इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स कहाँ लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी बच्चों, इंक्रीज, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड रेगुलरली इंक्रीज होगी। तो आफ्टर सम टाइम हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करें, तो उसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना अपन, गति की समीकरण है, इक्वेशन फर्स्ट जो ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस at, उसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड कर ले पहले, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसकी वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और इस पर फोर्स भी एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन अगर a आ जाए, मान लो इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो a इक्वल टू अपन अगर से a इक्वल टू f बाई एम, a इक्वल टू f बाई एम, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनेगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आ रही बस में, तो यहाँ से देखिए, तो पहले हम a निकालें यहाँ से, तो a इक्वल टू f बाई एम, a इक्वल टू f बाई एम, और f मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात करें, f इक्वल टू क्या होता है बच्चों, QE, ठीक है। f इक्वल टू QE, तो E इंटू ई डिवाइड बाय m, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, आप सोचो f इक्वल टू QE में Q तो माइनस E होता है बेटा, ठीक है, माइनस E होता है, बट यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण रख रहे हैं, तो f इक्वल टू QE, Q का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल e, तो E बाई m, ठीक है। ये तो क्या निकाल लिया अपन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकल गया, इसके लिए लगा दें इक्वेशन, ठीक है। ये ई नॉट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपको ई नॉट गिवन है, ई नॉट कितना बच्चों, ई नॉट माइनस आई कैप, अच्छा उल्टा लिख दिया अपन यहाँ पे, इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चलो उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जो एक्सिस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, देखो चलो फिर दोबारा सही कर लेते हैं, 10 को डायरेक्शन उल्टी लिख दी मैंने, ई की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, वी की डायरेक्शन राइट साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो खैर अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड, मतलब देखो क्या कहना चाहता है, देखिए इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस ई नॉट आई कैप, माइनस ई नॉट आई कैप है, एंड इलेक्ट्रॉन को आपने जो प्रोजेक्ट किया है इस तरफ प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v, इधर की v नॉट विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, a इक्वल टू f बाई एम, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल पे फोर्स का लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो वैल्यू ऑफ a आएगी, a इक्वल टू f बाई एम,
ठीक है। एफ का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, ई इंटू ई नॉट डिवाइड बाय एम। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हेल्प से, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी कर देंगे, तो वी नॉट प्लस ए टी, तो वी नॉट प्लस ए टी मीन्स ए की वैल्यू रख देंगे ई नॉट अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, ये तो अपने वेलोसिटी फाइंड कर ली, बस हो गया सॉल्व। क्या निकालनी है अब इसकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होती है। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। और यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन में लैम्डा नोट दिख रहा है, लैम्डा नोट क्या चीज है, इनिशियल वेवलेंथ। इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू आपको लैम्डा नोट दे रखी है, इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, हमें न्यू वैल्यू ऑफ लैम्डा आपको फाइंड करनी है। तो देखो अब यहाँ से इसको लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट फाइंड करेंगे, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये जाएगा वी अपॉन वी नॉट अपॉन वी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे वी नॉट अपॉन वी, वी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी अपन ने, वी नॉट प्लस ई नॉट टी डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस लैम्डा नॉट को इधर ले आए और ऊपर नीचे वी नॉट का डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ई नॉट टी अपॉन एम वी नॉट, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, ये आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, लैम्डा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट टी अपॉन एम वी नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इससे कुछ मिलता जुलता है। अब बट इसके अंदर यहाँ पे जो वेलोसिटी तो है वो तो चलो आई के अलोंग है, लेकिन जो ई वेक्टर है वो जे एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है। मैं सोचूं अब क्या इस तरह से आपको डायरेक्शन दे रखी है, देखिए इस तरह से, यहाँ पे देखो इस सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, ई वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में गिवन है, ई वेक्टर पॉजिटिव जे के अलोंग, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वी नॉट वेलोसिटी है। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी। और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा इस पे, तो देखिए हम देखते हैं ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन तो क्या होगा, जीरो होगा, नहीं होगा जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो ए वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू लगेगा कितना बच्चों, नीचे की तरफ, यहाँ पे या चलो इसमें समझ लें ए एक्स तो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ए कितना मिलेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में ए एक्स तो मिलेगा जीरो, और इस डायरेक्शन में आएगा ए वाई नीचे की तरफ, ए वाई इज इक्वल टू वही एफ बाई एम कर देंगे, एफ बाई एम। ठीक है, इस तरफ तो अब ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस पाथ के अलोंग ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, जो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आप जानते हो जब भी किसी पार्टिकल में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए तो पार्टिकल क्या करना चालू करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बिल्कुल जैसे अपन ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा भी था, क्षैतिज प्रक्षेप गति बहुत पहले, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाया था थोड़ा सा आपको मैंने। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इसके अंदर देखो, यहाँ पे ये जो इसका पाथ बनेगा पैराबोलिक पाथ बनेगा, और यहाँ पे किसी टाइम पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, नेट वेलोसिटी, ये वी नेट आपको फाइंड करनी है, नेट वेलोसिटी वी नेट। तो इसके पास एक तो होगी एक्स वेलोसिटी वी एक्स, ठीक है, एक्स वेलोसिटी वी एक्स, और एक होगी इसके पास वाई वेलोसिटी, ये वी एक्स और ये वाई वेलोसिटी वी वाई। यहाँ पे बच्चों दो वेलोसिटी आएंगी, एक तो वी एक्स और वी वाई, और फिर वी नेट कैसे निकाल लेंगे, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देखो वी एक्स की वैल्यू तो क्या आएगी, वी एक्स की वैल्यू तो कितनी आएगी, वी नॉट ही होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ ए नॉट कितना है बच्चा, यहाँ पे ए एक्स कितना है, जीरो है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। ठीक है, अब ए वाई की बात करें, ए वाई वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी की हेल्प लेंगे, तो यू वाई प्लस ए वाई टी। तो जो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, आपने कंप्लीट वेलोसिटी इधर प्रोवाइड की है, तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो है, यू वाई की वैल्यू जीरो है, आपने वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी, जो भी आपने वेलोसिटी दी है किधर की दी है, एक्स एक्सिस की तरफ, तो वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, कंप्लीट वेलोसिटी एक्स दिशा में आपने इसको दी थी। ठीक है, तो अब ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए वाई अपन ने कहा था क्यू ई बाई एम है, तो ई नॉट बाई एम, ठीक है, इनटू टी, ये हो गया, ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया।
अब यहाँ पे नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो नेट वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे बच्चों? नेट वेलोसिटी वी नेट इज इक्वल टू, क्या करना है, वी नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी नॉट, वी वाई की वैल्यू कितनी है, ये ई नॉट टी बाई एम होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने फाइंड कर लिया नेट वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा हम देख रहे हैं वापस वही लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। नाउ लैम्डा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ से आप लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट फाइंड करेंगे, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी नॉट अपॉन वी नेट, वी नॉट अपॉन वी नेट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालना है, यहाँ पे इस वी नेट के लिए रख दो, वी नेट के लिए वी नॉट अपॉन वी नेट के लिए अपन ने रखी थी ये वाली, ये पुट कर देंगे। तो फिर यहाँ से रिजल्ट क्या जाएगा यहाँ पे, लैम्डा आपको फाइंड करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू, ये लैम्डा चल जाएगा उधर, लैम्डा नॉट और फिर वी नॉट को अंदर रूट के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, यहाँ पे तो भी क्या रहा बच्चों, ये वी नॉट स्क्वायर आपको दिख रहा है, वी नॉट स्क्वायर प्लस ये ई नॉट टी बाई एम होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको वी नॉट को डिवाइड कर देंगे, यहाँ तो 1 बन जाएगा और यहाँ नीचे वी नॉट नीचे आ जाएगा स्क्वायर के रूप में, मतलब ये जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ये लो कुछ ऐसा बन जाएगा रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन में इसका रहा है ये आ जाएगा इसके अंदर बच्चों, थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह राउंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब बच्चों उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, वैसे आपको ये टिक कराना भूल गया था मैं, क्योंकि ग्राफ का बीच में आ गया था क्वेश्चन, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए यहाँ पे ग्राफ बिटवीन मोमेंटम पी एंड डी ब्रोगली और लैम्डा के बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 49। तो आप जानते हो बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। यहाँ से हम देख रहे हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/p आ रहा है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा हाइपरबोलिक फॉर्म में। ठीक है, इस तरह बच्चों अति परबोलिक ग्राफ आ जाएगा हाइपरबोलिक। उसका क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इसमें देखिए, इफ इन हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज Rn, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज Fn, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आप जानते हो फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n³। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/n³ होता है। तो यहाँ से अगर मैं Fn/f1 फाइंड करूं, Fn/f1 तो इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये जाएगा 1/n�3। ठीक है, 1/n�3 हो जाएगा, कि Fn के लिए n पुट कर देंगे, F1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 पुट कर देंगे 1। अब यहाँ पे इसमें तो यहाँ पे Fn की वैल्यू, यहाँ पे अगर अपन बोथ साइड यहाँ इसको लिख दो 1/n³ लिखता हूँ, 1/n³। ठीक है, 1/n³ या यहाँ पे n पावर -3 भी कर सकते हो। अब बच्चों बोथ साइड अगर अपन यहाँ पे लॉग ले लें, लॉग ऑफ Fn/f1, लॉग Fn/f1 तो इज इक्वल टू आ जाएगा पावर फ्रंट में आएगी -3 log n। ठीक है, ये बन जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx फॉर्म बन रही है। ठीक है, जहां पे m क्या बच्चों, नेगेटिव, वेयर m इज इक्वल टू नेगेटिव, m इज इक्वल टू नेगेटिव, ये दिख रहा है m इज इक्वल टू -3 है। मीन्स फ्रीक्वेंसी इसका जो ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ कैसा आना चाहिए बच्चों, नेगेटिव फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन मीन्स नीचे की तरफ आनी चाहिए लाइन, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ आना चाहिए कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, इस तरह से ये ग्राफ आना चाहिए इसका। ठीक है, किसका ग्राफ बच्चों, ये log Fn/f1 का log n के साथ ग्राफ ये बनना चाहिए, log Fn/f1 इसका अगर अपन log n के साथ ग्राफ बना रहे हैं तो log n के साथ ग्राफ ये बनेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया ना वो गलत है, झूठ बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन में आपको स्लोप पॉजिटिव दिखा रखा है, जबकि स्लोप क्या है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है। ऐसे ही फिर हम रेडियस की बात करें बच्चों, r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n², r इज प्रोपोर्शनल टू n² होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं Rn/r1 फाइंड करूं तो क्या जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू n/1 होल स्क्वायर, दैट इज n²। तो जो यहाँ भी हम लॉग ले ले, फिर वही log Rn/r1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log n।
अब यहाँ पे हम देखें y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे तो m क्या बच्चों पॉजिटिव है, m इक्वल टू पॉजिटिव, तो m इक्वल टू पॉजिटिव है तो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव बन रहा है, मतलब ग्राफ क्या ये आएगा, ठीक है, ये ग्राफ आएगा log r अपॉन r1 की वैल्यू log n के साथ ग्राफ है, मीन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे करेक्ट है, हम जानते हैं r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से यहाँ से जो ग्राफ बनेगा r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से क्या बनेगा बच्चों, ये तो हाइपरबोलिक, ये तो पैराबोला ग्राफ बन जाएगा, इस तरह पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इस तरह से r वर्सेस n पैराबोलिक ग्राफ, और यहाँ पे log r n अपॉन r1 करेंगे, log के साथ ग्राफ ये आएगा, तो कौन सा आंसर आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड, इसका आंसर फोर्थ आएगा, फोर्थ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63, इसमें एरिया की बात कर रहा है, एरिया के लिए कौन सा ग्राफ ज़्यादा प्रॉपर है यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63, आप जानते हो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, मीन्स एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड जो रेडियस है ऑर्बिटल रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा ये n पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉग, यहाँ पे अपन निकाल लें a अपॉन n1, an अपॉन a1 निकालेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 1 होल स्क्वायर, सॉरी पावर 4, तो n पावर 4 ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है, n पावर 4। तो यहाँ पे इसका लॉग ले लें अपन, तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग an अपॉन a1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लॉग n। तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में अपन देखें, तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू कितना है, स्लोप m इज इक्वल टू 4, तो स्लोप m इज इक्वल टू 4 कौन सा ग्राफ है, में ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे स्लोप कैसा बनेगा बच्चों 4। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर का जो ग्राफ है, फोर्थ नंबर के ग्राफ में स्लोप 4 आ रहा है, मतलब इस तरह से यहाँ पे हम देखें जो फोर्थ नंबर ग्राफ है इस तरह से जा रहा है ग्राफ, इस तरह से यहाँ पे इसमें ये वैल्यू 1 लिखी है यहाँ से, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 4 है, तो स्लोप इसका कितना आएगा बच्चों 4 ही आएगा स्लोप इसका, ठीक है। जो फोर्थ नंबर ग्राफ है इसके लिए स्लोप 4 बनेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप कितना आएगा वो बोले, ये वाला आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये तो अपन स्टेज थर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्टेज थर्ड क्वेश्चन। अब देखें स्टेज नंबर 4 वाले क्वेश्चन अपन देखें, स्टेज 4 में मेडिकल लेवल वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना बच्चों, एक्चुअल में ये इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे अंदर जाके आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन होता तभी कराया था आपको, तो उसके लिए पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपन आगे समझाऊंगा मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस टाइम कर लेंगे डिस्कस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी पेंडिंग छोड़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 फिलहाल आप रहने दीजिए अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 पीई से रिलेटेड है, ठीक है। सिंपल आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो अपने आइंस्टीन समीकरण देखी थी कि ई फोटोन बराबर फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटोन की जो फोटोन सरफेस पे गिर रहा है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, कार्यफलन, मतलब जो आपको वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इस पे बेस्ड होता तो अपन को यहाँ फटाफट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाके मैं सोचना पड़ेगा इसमें, वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले, ठीक है। तो अभी आप इसको पेंडिंग छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा था वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होती है बच्चों, लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा क्या होती है, लाइमन सीरीज में जंपिंग कहाँ होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कहाँ से होती है जंपिंग, जस्ट ऊपर वाली से, मतलब सेकंड से, तो 2 से 1 में जंपिंग हो रही है, उससे जो वेवलेंथ इमिट हुई है उसी हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। मतलब फर्स्ट लाइन जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन होती है वो, ठीक है। अब कह रहे इक्वल टू दी सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज। तो जो हाइड्रोजन लाइक जो आयन है इसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है, तो हमसे दोनों के लैम्डा बराबर करने की रहा है। लैम्डा किसका चो, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू क्या, लैम्डा डैश बामर सीरीज, बामर सीरीज की कौन सी लाइन है बच्चों, यहाँ पे सेकंड लाइन है, बामर सीरीज की सेकंड लाइन, ठीक है।
इसको बराबर करने के रहा है। तो बच्चों हम लैम्डा इज इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ तो मैंने जेड गुरु 1 रख दी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। दूसरा वाला जो एटम बच्चों हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन जैसा कोई अन्य परमाणु है, तो यहाँ पे इसके लिए आर जेड स्क्वायर 1/, अच्छा बामर सीरीज में जंपिंग कहाँ होती है बच्चों, 2 में जंपिंग होती है, तो यहाँ 2 आएगा। कहाँ से हो रही जंपिंग, सेकंड लाइन बोली गई है, मतलब जस्ट ऊपर से और ऊपर से, ठीक है, मतलब 4 से 2 में जंपिंग हो रही है, 4 से 2 में जंपिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से हम सॉल्व करके जेड का मान निकालना है अपन को, तो 1 माइनस 1/4 ही तो हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है, ये जेड स्क्वायर। और यहाँ पे इसमें यहाँ पे 1/4 माइनस 1/16 है, तो इसमें 16 तो आप ले लो, इसका एलसीएम 16 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 4 से 16 को 4 टाइम्स कैंसिल कर दें, इस 3 से ये 3 तो कट जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू 2, तो कौन सा आंसर आ गया ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सॉरी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे अपन ने 8 वाला क्वेश्चन देखा था वैसे ही 22 भी है, थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाकर है, इसलिए भी इसको डिस्कस नहीं कर रहे, खाली पी लिख के छोड़ दो, क्योंकि मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए भी अपन बिना पी के इसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, आउट ऑफ फॉलोइंग which one is not possible energy for photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr atomic model। तो चलो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी इमिट नहीं हो सकती, कौन सी एनर्जी का फोटोन इमिट नहीं हो सकता है आपसे पूछा गया है, तो कैसे निकालें। तो जो निकालने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं, आपको पता होना चाहिए जो आपकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं एच एटम में, अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स हैं, आपसे कहा था वो डायरेक्ट याद रखो कई काम आती हैं, ऐसे भी काम आती हैं फिर, ठीक है। कैसे बच्चों, देखो आपको पता है यहाँ पे इस तरह से जो अपन एनर्जी लेवल्स बनाते हैं एच एटम में, एच एटम के जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ये जो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ये जो वैल्यूज होती है यहाँ कितना होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ होती है यहाँ पे माइनस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये वैल्यूज होती हैं आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 1.9, ठीक है, E3 माइनस E1, 1.9 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बता रहा है, E3 माइनस E2 को, E3 माइनस E2 बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैं सोच रहा है कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है। सेकंड में क्या लिखा है 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये किसी के भी इक्वल नहीं होता, किसी का भी डिफरेंस निकाल लो 11.1 नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद फिर आगे 13.6 है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका आएगा बच्चों, ये E इन्फिनिटी माइनस E1 का, तो यहाँ पे जो फिर इन्फिनिटी लेवल होता है, इन्फिनिटी लेवल उसके लिए एनर्जी कितनी होती है बच्चों 0, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए एनर्जी क्या होती है 0 होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 13.6 किसका बच्चों E इन्फिनिटी माइनस E1 का, ऐसे फिर यहाँ देखा 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका हो जाएगा, ये जाएगा E4 माइनस E3 का, मतलब इन दोनों का डिफरेंस E4 E3 का डिफरेंस हो जाएगा। तो क्या मतलब है कि ये आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो कोई कौन सी एनर्जी पॉसिबल है कौन सी नहीं है, तो कौन सा क्या जाएगा इसका आंसर सेकंड, मतलब 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा इसका रिजल्ट। 23 के बाद देखें 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बच्चों, द वेवलेंथ लैम्डा E ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा P ऑफ अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी E आर रिलेटेड बाय, ठीक है। वैसे आप जानते हो हल्का सा समझा चुका हूँ पहले भी, फोटोन के लिए जो हम एनर्जी की यूज करते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है hc अपॉन लैम्डा, मतलब फोटोन के लिए लैम्डा एंड एनर्जी में रिलेशन क्या है E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, बट इलेक्ट्रॉन जो डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें उसमें लैम्डा एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2me, जो अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए देखा था, तो उसी का यूज करना बच्चों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जानते हैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन √2me होता है, √2me, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये जो लैम्डा है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है 1/√e, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान 1/√e के प्रोपोर्शनल है, एंड लैम्डा फोटोन के लिए अपन देखें क्या होता है बच्चों E बराबर hc अपॉन लैम्डा,
तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, एच सी अपॉन ई हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। तो हम देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बच्चों, 1 अपॉन ई, ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई है, तो यहाँ पे रूट ई आ रहा था तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, लैम्डा ई स्क्वायर हो जाएगा ये, कि ये ई जो है रूट ई का स्क्वायर होता है, दैट इज लैम्डा ई स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया इसके अंदर, थर्ड। 33 हो गया। 33 की बात देखें फिर 35, क्वेश्चन नंबर 35 रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा बच्चों, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट एनर्जी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स स्मॉलेस्ट एनर्जी, और स्मॉलेस्ट एनर्जी कब आएगी, जब जंपिंग कहाँ से हो रही है, किसी भी ऑर्बिट में जंपिंग जस्ट ऊपर से हो रही है। जैसे 1 में हो रही है जंपिंग तो कहाँ से होनी चाहिए, 2 से, और अगर 2 में जंपिंग हो रही है तो कहाँ से होनी चाहिए, 3 से। तो जस्ट ऊपर से जंपिंग हो रही है तो उस समय उस सीरीज के लिए, उस श्रेणी के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल मिलता है, मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है इसमें, लैम्डा लाइमन एंड लैम्डा बामर सीरीज, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर के लिए आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें लैम्डा लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए बच्चों अपन जानते हैं, देखिए 1 अपॉन लैम्डा प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो लाइमन वाले के लिए पुट करेंगे तो इनवर्स में आएगा, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, बामर के लिए पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करके निकाल लो, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ नीचे तो आ रहा है 3/4 आ रहा है बच्चों, नीचे तो 3/4 है, और ऊपर जा जाएगा 1/4 माइनस 1/9, 5/36 हो जाएगा, तो 5/36। ठीक है, अपन जानते हैं 4 9 जा 36 होता है, तो यहाँ पे ये डिवाइड कर दो तो 27 अपॉन 5/27 बन जाएगा ये रिजल्ट, 5/27। ठीक है, ये आ जाएगा। 35 के बाद देखें फिर क्वेश्चन है बच्चों 51, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में आपसे कह रहा है गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10⁻7 मीटर इनवर्स। जो रिडबर्ग कांस्टेंट है तो बच्चों इसको एंगस्ट्रॉम के रूप में अपन देखते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, R = 1/912 एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होते हैं, 1/912 के फॉर्म में, या इसी को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो बन जाता है नियरली 10⁻7 मीटर इनवर्स बन जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। मिल जाएगा आपको मॉड्यूल के अंदर दे रखी है वैल्यू। ठीक है, तो 10⁻7 मीटर इनवर्स, और फिर यहाँ दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो दे ही रखा है इसमें समस्या की बात ही नहीं है। क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे वेव नंबर। आपको पहले सिखाया था मैंने, वेव नंबर किसे बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर इनवर्स ऑफ लैम्डा को। जो लैम्डा का व्युत्क्रम है, इनवर्स ऑफ लैम्डा मीन्स 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर, मतलब तरंग संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 51 में अपन देखें वेव नंबर, इसको हम न्यू बार शो करते हैं, न्यू बार = 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा निकालना है तो = R। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या होती है बच्चों, जब इन्फिनिटी से जंपिंग हो रही होती है 2 में। बामर सीरीज का मतलब जंपिंग कहाँ पर है, 2 में जंपिंग, उसे बामर सीरीज बोलते हैं। और अगर इन्फिनिटी से जंपिंग हो रही है 2 में तो कौन सी लाइन होती है, लास्ट लाइन होती है बामर सीरीज की। तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये R/4, बस अब कुछ नहीं करना, R को पुट कर दो। R तो कितना है यहाँ पे 10⁻7, R तो 10⁻7 रख देंगे, और 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, तो 1/4 मीन्स 0.25, 0.25 इंटू 10⁻7, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। उसका फिर क्वेश्चन नंबर 53, 51 के बाद 53 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड 3.57 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला इफ द वैल्यू ऑफ E/m इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। ठीक है, तो यहाँ क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम जानते हैं बच्चों, ये तो फिर एक्चुअल में जो क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का ही नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन किसका रिलेटेड है, जो अपन ने याद करो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा था, चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है तो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है, सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2πm/qb, कैपिटल T = 2πm/qb, ये अपन पढ़ते हैं। तो उसका इन्वर्स कर दो, फ्रीक्वेंसी जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की होती है 2πm/qb, तो 2πm अपॉन में qb चल जाएगा ऊपर,
क्यू बी, ठीक है। अब बस यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें फ्रीक्वेंसी क्यू बी, ऐसा क्यू कितना है, यहाँ पे आपको क्यू बाई एम दे रखा है, क्यू बाई एम मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम बोलो या क्यू बाई एम बोलो, चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास मतलब क्यू बाई एम की वैल्यू आपको कितनी रखी है यहाँ पे, ये दे रखी है 1.76 इंटू 10 पावर 11, 1.76 इंटू 10 पावर 11 ये दे रखी है, ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा बी भी रख दो, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो कितना देखा है मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन है 3.57 इंटू 10 पावर 2, ठीक है, 10 पावर माइनस 2 है, 10 पावर माइनस 2, और बच्चों फिर डिवाइड में क्या बच गया है 2 पाई मीन्स 2 इंटू 3.14, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो अब कैलकुलेट करने पे अप्रोक्सीमेट 10 पावर 9 आता है, 10 पावर 9 हर्ट्ज, 10 पावर 9 हर्ट्ज जिसे हम बोलते हैं गीगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, आई बस में। अब बच्चों स्टेज 4 में जो इंजीनियरिंग लेवल वाले क्वेश्चन हैं, ये 4-5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन अपन आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अपन कल करते हैं और डिस्कशन। देखिए पहले बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 masses m1 and m2 which are separated by distance r, we calculate rotational energy of applying Bohr rules of angular momentum quantization, its energy will be given by, मतलब बच्चों देखिए आपसे क्या कहना चाहता है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में, इस तरह 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, रोटेशन मोशन, एक m1 मास एक m2 मास, m1 एंड m2 मास बच्चों इस तरह से, ये मान लो इसका cm है, सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास है cm, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनके रोटेशन हो रहे हैं, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। और यहां से तक जो टोटल डिस्टेंस है ये अपन को r गिवन है, टोटल डिस्टेंस r गिवन है, ठीक है। और जो अपन रोटेशन मोशन जो पढ़ते हैं 11th क्लास में रोटेशन मोशन पढ़ते हैं, उस रोटेशन मोशन के अकॉर्डिंग अपन देखें इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़ता गुण कितना होता है इसका बच्चों, जड़ता गुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है बच्चों I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। जो 2 पार्टिकल सिस्टम है, जो 2 पार्टिकल सिस्टम में, ठीक है, जो द्विकर्ण निकाय है इसका जड़ता गुण अपन लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो म्यू आर स्क्वायर, यहाँ म्यू क्या बच्चों, रिड्यूस मास, ठीक है, समानित द्रव्यमान, रिड्यूस मास म्यू, इसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, एंड r तो ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब बच्चों इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, इसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी अपन जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, J स्क्वायर अपॉन 2I, ठीक है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन मोशन, ठीक है, गुणन गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन मोशन E इक्वल टू ये होता है बच्चों J स्क्वायर अपॉन 2I, J स्क्वायर अपॉन 2I, J क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एंड I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे 1 अपॉन 2I, I के लिए अपन देख लिए क्या होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, ये तो रख दी मैंने इसके लिए बच्चों, ये तो आई के लिए रख दी। फिर आ गया बच्चों जे स्क्वायर, जे इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई ये होता है जे की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब बच्चों आपको मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बताया था, उसमें जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था ना मैंने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें मैंने कहा था बच्चों एच कट का अपन यूज किया था, एच कट क्या होता है H अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इस H अपॉन 2 पाई को, इस H अपॉन 2 पाई को आप चाहो तो क्या लिखते हो, H कट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, H कट, ये n तो ही सही, उसको लिया मैंने H कट की तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। J इक्वल टू आप जानते हो NH अपॉन 2 पाई है, तो उसको लिया मैंने n इंटू H कट के अकॉर्डिंग n इंटू H अपॉन 2 पाई, ठीक है। H अपॉन 2 पाई को H कट बोल दिया मैंने। तो बच्चों अब यहाँ से क्या जाएगा इसका आंसर, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा m1 प्लस m2 n स्क्वायर H कट का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, H कट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा इसका रिजल्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, देखिए ये आ जाएगा इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन m1 प्लस m2 इंटू n स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 2 m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है,
यहाँ जो इसने एच लिखा है ना यहाँ पे, इस एच का मतलब क्या है, एच कट से, यहाँ ध्यान ना, एच कट से, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और वैसे ये जो AIEEE 2012 का क्वेश्चन है, इस 2012 के अंदर भी क्वेश्चन इस तरह से आया था, मिसप्रिंट होके आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एच कट होना चाहिए वैल्यू। और वैसे भी आप देखो इसमें कहीं लिखा तो ही नहीं क्वेश्चन के अंदर कि एच इज ए प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट जो ऐसा कुछ बोला तो ही नहीं कि अपन उसको एच ही मान लें। तो यहाँ पे एच कट है एक्चुअल में, जो h/2π, बात पहले पड़ी, मेरी भावना को समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब बच्चों उसका फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे, इन एच लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर क्वांटम नंबर n-1, ठीक है। n से n-1 में जंप कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, मतलब जो फोटोन यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, इमिट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं बच्चों, E इक्वल टू क्या होता है, h न्यू। फोटोन जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, h इंटू न्यू होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए h न्यू और E फोटोन, h न्यू और E फोटोन इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप जानते हैं कि बचपन से फोटोन एनर्जी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल फॉर्म में होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे n1 तो n है, ठीक है, n-1 है, सॉरी, n-1, n1 की वैल्यू n-1, ठीक है, n2 इज n। अब यहाँ पे इसमें एलसीएम अपन ले लें, तो यहाँ पे देखिए जाएगा, एलसीएम लेंगे तो उसके अंदर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू दी, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया n-1 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ठीक है। तो आएगा ये n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू, अब तो इसको खोल लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, और नीचे कितना बचा यहाँ पे n-1 होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों इसमें आपको क्या हो गया, n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 बोला गया है, n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो इस 1 को अपन ले लें नेग्लिजिबल, ठीक है। इस 1 को यहाँ पे पुट कर दें नेग्लिजिबल, इसको नगण्य कर दें नेग्लिजिबल, यहाँ भी 1 है, इसको भी क्या ले लें नेग्लिजिबल, n की तुलना में, n के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लिजिबल कर दें, तो ऊपर क्या आएगा बच्चों 2n, नीचे क्या जाएगा यहाँ पे n-1, ये n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, n पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो कांस्टेंट है, नीचे देखिए 2 तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो एक n कट गया, नीचे क्या 1/n³ बचेगा। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, n³, 1/n³। तो कौन सा आंसर आ गया, 4th, ठीक है। 9 के बाद अपन देखें फिर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपसे कह रहा है कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ आर निकाला, रेशियो λ1/λ2। तो जो λ1 के लिए जंपिंग कहाँ से हो रही है, -e से -2e में, λ2 के लिए जंपिंग हो रही है, λ2 के लिए बच्चों -e से 4-4e/3। तो λ1/λ2 अपन देखें क्वेश्चन नंबर 17, r इज इक्वल टू λ1/λ2, तो यहाँ से ये जाएगा ΔE2/ΔE1, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ΔE, ठीक है। और यहाँ पे ΔE2 कितना जाएगा बच्चों, e/3 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से 4e/3 एंड, मतलब 4e/3 एंड e का जो डिफरेंस है ये तो आ जाएगा e/3 के इक्वल। और फिर ΔE1 मतलब e एंड 2e का जो डिफरेंस है, -e एंड -2e का जो डिफरेंस है ये आ जाएगा e। तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये 1/3। तो r इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन, ओके। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, अ पार्टिकल a of mass m and initial velocity v collides with particle b of mass m/2 which is at rest. Collision is head-on and elastic. The ratio of de Broglie wavelength lambda a to lambda b after collision is. मतलब बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो अपन 11th क्लास में टॉपिक पढ़ते हैं, कॉलिजन वाला टॉपिक, टक्कर वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, कॉलिजन, तो उससे रिलेटेड है। तो पहले आपको यहाँ पे कॉलिजन में आपको यहाँ पे जो बिफोर कॉलिजन की वेलोसिटी दे रखी है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर कॉलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 v2 पहले हमें वो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो फाइंड करेंगे, फिर हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv, फिर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/mv का यूज करके निकाल लेंगे, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। तो पहले हमें v1 v2 फाइंड करना पड़ेगा, कॉलिजन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उसमें पहले क्या लगाते हैं अपन, मोमेंटम कंजर्वेशन,
पी वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज करें, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, समवेग संरक्षण लगा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इसका यूज करें, मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मास m है, वेलोसिटी v है, सेकंड वाले का 0 है। फिर कॉलिजन के बाद मास इसका m है, वेलोसिटी v1 हो गई, सेकंड का मास m/2 है एंड वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। यहाँ से m सब जगह कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या लगाते हैं अपन, जो न्यूटन लॉ ऑफ कॉलिजन है, न्यूटन का टक्कर का नियम। न्यूटन लॉ ऑफ कॉलिजन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे u1 माइनस u2 जो होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपन कहते हैं v माइनस 0 मीन्स u1 माइनस u2, इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस क्या हो जाए, v2 माइनस v1, ठीक है, क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन है, ठीक है, सम्मुख टक्कर है, तो उसके अंदर v माइनस 0 इक्वल टू v2 माइनस v1 ये आएगा। अब यहाँ पे इसके अंदर बच्चों देखो इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड करें, इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे तो 1 प्लस 2 करने पे आप देखिए ये कितना हो गया, 2v इज इक्वल टू ये v1 कट जाएगा, अच्छा यहाँ पे अच्छा v2/2 है ना, ये v2/2 है यहाँ पे, v2/2 हाफ ऑफ v2, ये हाफ ऑफ v2 है, ठीक है। तो v और v2 भी हो गए, यहाँ पे v1 कट गया, कितना हो जाएगा 3/2 v2, यहाँ से v2 कितना हो बच्चों, v2 हो जाएगी 4v/3, v2 इज इक्वल टू जाएगा 4v/3, ये तो हो गया v2 4v/3। अब उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, पुट इन 1 इक्वेशन 1 में रख दिया है v2 वैल्यू, तो v1 क्या जगह यहाँ पे, v1 इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे, 2 में रख दिया v1 जो आपकी इच्छा हो, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे v/3 आ जाएगी, v/3। तो आपने दोनों की वेलोसिटी निकाल ली v1 v2। अब यहाँ पे हम देखें लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, आप जानते हो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/mv। तो यहाँ से हम देखें हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या निकालना बच्चों में, हमें पे लैम्डा 1/λ2 रेशो फाइंड करना है, ठीक है, लैम्डा a/λb, तो लैम्डा a/λb फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा a के लिए तो नीचे आ जाएगा ये m1 v1, लैम्डा b के ऊपर आ जाएगा m2 v2, ठीक है। तो लैम्डा a/λb फाइंड करना, m2 v2 कर लो, m2 का मास कितना है m/2 एंड v2 कितना बच्चा यहाँ पे 4v/3, ठीक है, डिवाइड बाय m1 का मास m है, v1 आप निकाला v/3, ठीक है। तो यहाँ से देखो m कट जाएगा, v कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 4/2 में 2, ये आ जाएगा आंसर। तो लैम्डा a/λb इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 18। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या बोल रहा है, इफ द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज इज VL देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुंड सीरीज इज। बच्चों यहाँ पे सीरीज लिमिट का बात मतलब क्या है, जो लिमिट मतलब अंतिम जो उसकी लाइन होती है, फाइनल लाइन मतलब जो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है उसकी फ्रीक्वेंसी इसने क्या बोली है VL। तो आपसे कह रहा है कि लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज सॉरी फुंड सीरीज फाइनल लाइन ऑफ फुंड सीरीज है उसकी फ्रीक्वेंसी f आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो बच्चों फाइनल लाइन का मतलब क्या होता है, अंतिम रेखा क्या होती है, जब इन्फिनिटी से किसी लाइन में जंप हो रहा होता है, जैसे लाइमन के लिए अपन देखें इन्फिनिटी से अगर 1 में जंप हो रहा है तो वो क्या होती है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। और ऐसे ही फुंड के लिए अपन देखेंगे, फुंड के लिए जंपिंग क्या होगी 5 में, इन्फिनिटी से अगर 5 में जंपिंग हो रही है तो फुंड सीरीज बन रही होती है। तो यहाँ से हम देखें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों 1/λ, फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c/λ होता है। कोई भी वेव बच्चों फोटोन की फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में रिलेशन क्या है, ये होता है बच्चों न्यू इज इक्वल टू c/λ, हमेशा ध्यान रखें न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है। इन केस ऑफ वैक्यूम न्यू इज इक्वल टू c/λ, न्यू क्या बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी c/λ, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें ये प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा बच्चों, इट इज प्रोपोर्शनल टू मतलब न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ एंड लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी स्क्वायर,
कि जंपिंग इन्फिनिटी होनी है, लास्ट लाइन की बात करें जंपिंग इन्फिनिटी से होनी है, तो इसलिए न्यू अपॉन के निकालें तो न्यू एल अपॉन न्यू बी निकालना है, न्यू एल अपॉन न्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले न्यू एल के लिए अपन पुट कर दें 1 अपॉन, कहाँ पे जंपिंग हो रही है 1 में, माइनस 1 अपॉन 0। ठीक है, और बामर सीरीज के लिए अपन देखें जंपिंग हो रही है 2 में, 1 अपॉन 0, तो क्या जाएगा यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। सॉरी, जहाँ बामर क्यों लिख रहा हूँ मैं, बामर थोड़ा ना आएगा, फुंड सीरीज है ना, फुंड सीरीज आएगा, फुंड सीरीज तो कितना आएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये अपन देख लिया, तो क्या बन जाएगा 25/1, 25/1 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालिए, फुंड सीरीज निकालनी है, तो फुंड सीरीज इक्वल टू न्यू फुंड इज इक्वल टू क्या जाएगा न्यू एल अपॉन 25। ठीक है, न्यू एल अपॉन 25, तो सेकंड आंसर आ जाएगा 19 का। 19 के बाद फिर देखें क्वेश्चन नंबर 27। चलो क्वेश्चन 27 देखें क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, if the de Broglie wavelength of an electron is equal to the 10⁻³ times of wavelength of photon of frequency 6 × 10⁻14 Hz, then the speed of electron, ये हमसे पूछा है क्या होगी। तो चलो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है 27 में कह रहा है कि लैम्डा ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है ये 10⁻³ टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ फोटोन बोली गई है। ठीक है, अब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है जो कि h/mv होती है, h/mv इज इक्वल टू 10⁻³ अब बच्चों लैम्डा ऑफ फोटोन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, अभी आप बताया था मैंने फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, ये क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लैम्डा। ठीक है, इनमें रिलेशन, तो यहाँ से अपन देखें लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को उधर ले आओ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा c/μ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा c/μ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमसे क्या पूछा है, इसने वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ से आप आराम से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है c, अपन को पता है ये लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, तो सॉल्व करके अपन यहाँ से ये 27 भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, काफी टाइम हो गया इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन लिखे, बाकी के जो और क्वेश्चन हैं इंजीनियरिंग लेवल के इसको अपन कल डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट और लगेंगे, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। चलो ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।